फिजिक्स की क्लास हमारा पहला सेक्शन है मैकेनिक्स और हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिक टर्म्स related to circular motion। हमने जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बेसिक टर्म्स आपको पढ़ाई हैं, उनमें से मैं इस वक्त सेंटर को तो रिवाइज नहीं करूंगा, रेडियस को भी रिवाइज नहीं करूंगा, सर्कमफेरेंस को भी रिवाइज नहीं करूंगा। मेरे काम की जो सबसे पहली टर्म है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए आपको मालूम है कि आपने सिंबल क्या पढ़ा हुआ है? थीटा। जिसके लिए आपको मालूम है कि आपने यूनिट क्या पढ़ी हुई है? रेडियन। और जो कि रेडियन जो है वो ना तो डिराइव्ड यूनिट है ना एसआई बेस यूनिट है, या तो इसको एसआई यूनिट कह दें या एसआई यूनिट की थर्ड एक और कैटेगरी है सप्लीमेंट्री यूनिट कह दें। अच्छा, इसके अगर हम फॉर्मूला का जिक्र करेंगे तो हमने या तो फॉर्मूला इस तरह से याद किया है L = R थीटा, या हमने फॉर्मूला याद किया थीटा = L/R। जी भाई, यहां तक किसी को मसला है? या आप L = R थीटा कर लें या थीटा = L/R कर लें। फिर अगर हम चलते हैं अपनी सेकंड, मैं इसके लिए मजीद कोई बात नहीं करूंगा, मैंने पिछला पूरा हफ्ता इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझाने में लगाया है, इसकी यूनिट्स समझाने में लगाई है, इसकी सिचुएशन समझाने में लगाया है। एक ही जुमला इतनी दफा बोल चुका हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रह चुका होगा। बहरहाल अगला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका सिंबल हमने, चूंकि ये एक वेलोसिटी है, अगर ये लीनियर वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी होती तो हम क्या सिंबल देते? U का सिंबल देते। अगर ये लीनियर वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी होती तो हम इसको क्या सिंबल देते? हम इसको V का सिंबल देते। अब चूंकि ये तीसरी किसी किस्म की वेलोसिटी है तो हमने इसको W का सिंबल दिया है, जिसको अगर कोई ओमेगा के तौर पर पढ़ना चाहता है तो मुझे कोई खास एतराज नहीं है, आप उसको ओमेगा पढ़ सकते हैं। मैं भी कभी कभार जल्दी में उसको ओमेगा पढ़ दिया करूंगा, कभी W पढ़ दिया करूंगा। दोनों सिंबल्स को W पढ़ें या ओमेगा पढ़ें मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, सिंबल लिखना क्या है वो लाजमी पता होना चाहिए। समथिंग लाइक W एंड इस यूनिट्स आर क्या? अगर वो रेडियन है तो आई होप इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? रेडियन पर सेकेंड। और अगर आप इसका फार्मूला देखेंगे तो इसका एक नहीं, इसके दो फार्मूले हैं। सबसे पहले तो इसका एक डिफाइनिंग फार्मूला है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या जनाब? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड द रेट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आप ये देखें कि सर जी हमने क्या किया होगा, हमने इसका एक और फॉर्मूला भी निकाला था, तो प्लीज टेल मी वो एक और फॉर्मूला आपने क्या निकाला हुआ है? हाँ जी, अगर हम यहां से, वैसे इसको मैं किसी और तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, L = R थीटा, और यहां पे हमने एक फॉर्मूला निकाला था V = R ओमेगा, V = RW या V = R ओमेगा। और अगर आप इन दोनों फॉर्मूला का सीक्वेंस देखें तो व्हाट इज देयर? R is constant उधर भी, R is constant इधर भी। वहां arc length that is in meters, मतलब distance that is in meters is directly proportional to the angular displacement। यहां पे linear velocity बल्कि नहीं, linear speed is directly proportional to angular speed नहीं बल्कि angular velocity। आपने गौर किया मैंने दो जुमले बोले। इस वाले V को मैंने velocity की बजाय speed बोला है, linear वाली speed बोला है। उस वाले W को मैंने एंगुलर स्पीड की बजाय एंगुलर वेलोसिटी बोला है। ठीक है, तो यहां पर स्पीड और वेलोसिटी के लिए मैं इतने ज्यादा कोई वेक्टर वाले वर्जन में नहीं आपको फंसाने की कोशिश करूंगा, मैं आऊंगा
इसके अंदर वो वेक्टर स्केलर का एक फड्डा है, उस फड्डे को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन देखते हैं। अभी मैं वो सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास W है वो एंगुलर वेलोसिटी है, और वो एंगुलर वेलोसिटी किस वजह से है भाई? वो एंगुलर वेलोसिटी किसी स्केलर वेक्टर की वजह से नहीं है। किस वजह से भाई? सर वो तो निकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से है, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई है, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे इस W को वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूं, प्लीज याद रखिएगा इस बात को। आपने पिछले साल तो ये पढ़ा हुआ है कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है? सर स्पीड इज स्केलर और वेलोसिटी इज वेक्टर। एक में डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट है और दूसरे में डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अभी जो मैं आपको बात पढ़ा रहा हूं, प्लीज याद रखिए, अभी मैं आपको स्केलर और वेक्टर की वजह से किसी को स्पीड और किसी को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहूंगा। अभी उनके नाम ही ऐसे डेवलप हो रहे हैं। कैसे नाम डेवलप हो रहे हैं? हमने कहा जी एंगल के ऊपर, मतलब जो सेंटर के ऊपर जो एंगल ट्रेवल होगा उसको क्या कहूं? एंगुलर डिस्टेंस बोला है मैंने? नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला है। क्या मैंने उसको वेक्टर सोच के बोला था? नहीं, बस वैसे ही मैंने बोल दिया जी वो उधर देखो तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, इधर देखो तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट है। मैं तो जब इनिशियली टॉपिक आपको पढ़ा रहा था तो मुझे तो असल में सर्कमफेरेंस के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था। असल तो ड्राइंग डिस्टेंस ट्रेवल की थी। मैंने वहां दो चीजें चेंज की कि यार अगर आप इस तरह से ना चलो, सीधा चलो, तो आप इसको कहना जी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। तो जब वो एक्स्ट्रा था तो मैंने कहा जी फिर सेंटर भी देखो यूं कुछ मूव हो रहा है, वो क्या था? मैंने कहा जी उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दो। लेकिन एक बात को याद रखिए प्लीज कि मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वजह से नहीं बोला। वैसे ही उस वक्त मेरे मुंह पे नाम ही आया तो मैंने ये बोल दिया, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज अपने दिमाग में जगह देनी है कि सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या जो एंगुलर वेलोसिटी है, मैं इनको कोई वेक्टर की वजह से वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहा हूं, उनका नाम ही ऐसा है। इस चैप्टर में नाम ही रखा गया है, और वो नाम स्केलर वेक्टर की बुनियाद पर नहीं रखा गया। वो किस बुनियाद पर रखा गया है? बस वो आगे जाने की बुनियाद पर रखा गया है कि जी ओ लेवल को सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? डिस्टेंस। फिर उस डिस्टेंस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई तो डिस्प्लेसमेंट। अब वो डिस्प्लेसमेंट जो है लेंथ वाली थी, वेक्टर वाली थी, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट एंगल की हो रही है जिसके लिए डायरेक्शन इतनी मैटर नहीं करती है, तो वो लफ्ज आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ी सी ब्रेक होके आगे जाती है, लेकिन आपके दिमाग को इतना मेच्योरली एक्ट करना चाहिए कि सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में तो बिल्कुल कंपैरिजन है। एक मतलब वो टॉपिक ही ऐसे पढ़ाता है, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इसकी डायरेक्शन नहीं है, उसकी है। लेकिन अब मैं अगला लफ्ज क्या निकालता? मैंने अगर किसी और को डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बोलना है, कौन से वाला? एंगल को मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो लफ्ज मैंने वेक्टर की बुनियाद पर नहीं बोला। पता है किस बुनियाद पर बोला? कि एंगल डिस्प्लेस हो रहा है। वो तो अंग्रेजी बोली है मैंने कि एंगल क्या था? सर जी पहले इधर था रेडियस, अब रेडियस इधर चला गया, अब इधर चला गया, तो क्या हो रहा है? एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एंगल के चेंज होने की बुनियाद पर क्या मैंने बोल दिया? उसकी अंग्रेजी मैंने क्या मार दी? सर जी एंगल डिस्प्लेस हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेस होना, अपनी जगह से किसी और जगह पे चले जाना। तो उसने इसलिए एंगल के साथ लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो वेक्टर के लिए नहीं इस्तेमाल किया। बच्चों प्लीज बताइए वो किसके लिए इस्तेमाल किया है? चूंकि एंगल सर्कुलर मोशन में एंगल क्या हो रहा होता है? एंगल चेंज हो रहा होता है। तो अंग्रेजी में यही वर्ड है चेंज होने के लिए, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट का वर्ड है, जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो वेक्टर है। इन दिस केस तो नहीं है। हाँ, पिछले साल जब भी डिस्प्लेसमेंट था तो वेक्टर ही था। इस साल हम बड़े हो गए हैं, अब हम डिस्प्लेसमेंट का वर्ड मीनिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम उस डिस्प्लेसमेंट का स्केलर वेक्टर वाला मीनिंग यूज नहीं कर रहे हैं। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? एनीवन? अच्छा, अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थी वो वेक्टर नहीं है, या उधर मैंने वेक्टर स्केलर का मसला ही नहीं डालना, तो आपका क्या ख्याल है? मैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कहूंगा कि स्केलर है या वेक्टर है? नहीं भाई, एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो स्केलर है या वो वेक्टर है, ठीक है। मैं क्या कहूंगा उसके बारे में कि यार वो लफ्ज अब क्यों पैदा हो गया?
चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया है तो अगली चीज क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब उसको क्या करूं, एंगुलर स्पीड बोलूं? नहीं, मैंने उसको एंगुलर स्पीड नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? सर उसकी डेफिनेशन में सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये तो हमें पहले पढ़ा था, इफ डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय टाइम इट वुड बी वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन हाँ पिछले साल वेलोसिटी वेक्टर वाला पढ़ा था। इस साल वेलोसिटी की टर्म क्यों आ रही है? वेक्टर की वजह से नहीं आ रही। अब क्यों आ रही है सर? वो अब इस वजह से आ रही है कि आप उसकी डेफिनेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो कहीं ना कहीं तो डिस्प्लेसमेंट उसमें लिखी हुई है, नॉट द वेक्टर वर्जन बट द मीनिंग वाला वर्जन। तो यहां पर भी जो एंगुलर वेलोसिटी आ गई है ये भी कोई वेक्टर वर्जन, ये भी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बस एक नाम हमने रख दिया है। क्यों रख दिया है मैं उम्मीद करता हूं कि मैं समझा चुका हूं। जी पुत्र। एंगल इटसेल्फ एक डायरेक्शन होती है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि एंगल एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, वेक्टर तो नहीं है भाई। एक चीज पे तो मैं कंफर्म हूं कि ये वेक्टर वाला फिनोमेना नहीं है। अगर वेक्टर होता तो मैं ऊपर एरो भी लगा देता, या मैं एरो ना लगाता तो उसको बोल्ड करके लिख देता। आपको लगता है मैंने कभी थीटा को बोल्ड करके लिखा है? मैंने कभी थीटा के ऊपर एरो का निशान लगाया है? ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी मजे की है भाई ने, कहता सर पिछले साल हम कहते थे किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन बताने के लिए एंगल का इस्तेमाल करेंगे, तो जो एंगल खुद होगा वो क्या होगा? वो तो इस्तेमाल ही डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। अब मैंने उस एक चीज को जो पिछले साल क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल होती थी, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज इस्तेमाल, मैंने उस डायरेक्शन को ही क्या बना दिया? मैंने तो उस डायरेक्शन को एक क्वांटिटी बना दी है। पिछले साल तक हम कहते थे क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी होती है दो चीजें, या मैग्नीट्यूड अलोंग विद द यूनिट होता है या डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड होता है। मैंने पिछले साल जिस चीज के थ्रू किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी थी एंगल के थ्रू, उस एंगल को जिसने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होती है उसी को कह दिया तुम भी एक क्वांटिटी हो। उसको क्या कह दिया भाई, तुम भी एक क्वांटिटी हो। अब अगर मैंने डायरेक्शन को क्वांटिटी कह दिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसको कहूंगा तुम वेक्टर क्वांटिटी हो, ये तो मैं नहीं कह सकता। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आप अगर मेरे लिटरेचर में जाएंगे जो मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा मिच्योर लिटरेचर सुना रहा हूं आपको। मैं आपको थोड़ा ना A2 की फीलिंग दे रहा हूं कि भाई बड़े होना है, बच्चों की कैफियत में से निकलना है। जो कहते थे अलिफ बे पे ते टे थे, बस नहीं जनाब, अब वो ये अलिफ बे नहीं करनी है। अब हर बात के बीच में से कोई बात निकलेगी, अजीब सी बात निकलेगी। हालांकि मेरा सिलेबस का ऐसा नहीं, मेरे नोट्स का ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो पता नहीं यहाँ के मैं स्केलर वेक्टर का दोस्तों में कंफ्यूज हुआ, तो मैंने कहा अब मैं कंफ्यूज क्या करूंगा, मैं पूरा समझा के आगे जाऊंगा। क्या समझा के आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज इस बात को जरा फॉलो कीजिए और मुझे बताइए किसको समझ आ गई है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कि पिछले साल सपोज करो फोर्स क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। मैं कहता हूं जी देयर इज दिस फोर्स, ये एक फोर्स लगाई है मैंने, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जो मैंने 10 लगाया, 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है। न्यूटन क्या है सर? उसकी यूनिट है। और 30 डिग्री क्या है? उसकी डायरेक्शन है। अब मैं 30 डिग्री को क्या कह रहा हूं, भाई तुम खुद भी एक क्वांटिटी हो। हालांकि वो सिर्फ क्या है, वो किसी और क्वांटिटी की डायरेक्शन थी। मैंने उस डायरेक्शन को क्या कह दिया, यार तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं पता भाई, तुम खुद भी एक क्वांटिटी हो। तो उसने कहा सर सीरियसली मुझे नहीं था पता कि मैं भी एक क्वांटिटी हूं। पता कब चला? A2 में आकर। क्या एंगल कहता भाई मैं सबसे पहली क्वांटिटी में हूं, मुझे क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट करो। फिर हमने कहा जी कौन सी क्वांटिटी के तौर पर तुम्हें ट्रीट करें? तो पता चला ना वो बेस क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट हो सकती है, ना वो ड्राइव्ड क्वांटिटी के तौर पर। यही तो मसला है उसके अंदर। अब मसला समझ आया कि साइंसदान भी किधर कंफ्यूज है बेचारे। वो कहते हैं यार इसको किधर डालें, इसको बेस में डालें या इसको ड्राइव्ड में डालें? कहते नहीं यार, ये एक लेवल पे आप कहना ये किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एंगल इस्तेमाल होता है। अगले साल कहना ठीक है यार, ये इसकी भी कोई अपनी भी कोई यूनिट होती है, लेकिन हाँ बस इसको ना बेस कहना तो ना ड्राइव्ड कहना। इसको ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी कहकर इसकी यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट कह देना।
और जब तक जरूरत हुई तो देख लेना इसको कैसे कैसे कैरी करना है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने कहा एंगल पिछले साल किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। अब एंगल जो है वो इस चैप्टर में खुद जाती तौर पर एक क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो मैं इसके स्केलर और इसको खुद स्केलर या वेक्टर नहीं कहूंगा। क्या नहीं कहूंगा? क्यों नहीं कहूंगा? सर वो असल में चीज ही ऐसी है जो किसी वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है, जो किसी वेक्टर का एक कैरेक्टर है। अब वो कैरेक्टर खुद क्या है? वो खुद वेक्टर है कि स्केलर है? ये तो अजीब सी बात हो गई ना। मेरी बात समझ आ रही है कि जो चीज किसी वेक्टर का वन ऑफ द कैरेक्टर था, अब मैं उस वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ वेक्टर को कहूं तुम क्या हो, तुम वेक्टर हो कि स्केलर हो, तो वो कहेगा, वो मेरे सवाल पर ही डाउट करेगा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अभी तुमने खुद कहा है कि मैं किसी वेक्टर का कैरेक्टर हूं, तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो मैं वेक्टर हूं कि मैं स्केलर हूं? मैं तो किसी वेक्टर का कैरेक्टर हूं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मेरे बारे में ना पूछो कि मैं स्केलर हूं कि मैं वेक्टर हूं। हाँ, थोड़ा और पीछे चले जाओ, इतना तो मैं पता चल जाएगा मैं पैदा कहां से हुआ हूं। मैं किसी वेक्टर को समझाने के लिए पैदा हुआ था। अब तुमने मुझसे पूछना स्टार्ट कर लिया कि मैं तुम वेक्टर हो कि स्केलर हो, तो सवाल ही गलत है भाई, सवाल ही गलत है। इसलिए भाईजान मैं क्या नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप इन दोनों क्वांटिटीज का स्केलर या वेक्टर वर्जन दिमाग में इंट्रोड्यूस करें। नहीं है इनका कोई स्केलर वर्जन अभी। इनके साथ हम स्केलर का या वेक्टर का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये स्केलर या वेक्टर का लफ्ज हम किधर इस्तेमाल करेंगे? पिछले साल की मैकेनिक्स के साथ। पिछले साल की कौन सी मैकेनिक्स थी जनाब? वहां पे डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट थी, स्पीड था, वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन थी, फोर्स थी, मोमेंट था तो मोमेंटम था। उन तमाम चीजों में हम देखेंगे कौन कौन वर्क था कि पावर था कि एनर्जी थी। वहां स्केलर और वेक्टर देखने के कौन है कौन नहीं है। अभी जो मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है, बराए मेहरबानी इसके अंदर कोई स्केलर या वेक्टर तलाश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इसके अंदर क्या जरूरत होती है? इसके अंदर जरूरत होती है किस चीज की? क्योंकि ये लफ्ज A2 का तो नहीं है, ये लफ्ज किसका है? ये तो AS का लफ्ज है। अब अगर ये AS का लफ्ज है तो AS में तो स्केलर वेक्टर था। अब ये कौन सा वाला है? ये स्केलर वाला है कि वेक्टर वाला है? यहां मैंने ये कहां से निकला है? यहां से निकला है, यहां से निकला है ना। अब ये क्या है? आर्क लेंथ है। ये तो आर्क लेंथ तो पूरे सरकमफेरेंस पे गोल गोल थी, तो ये तो डिस्टेंस था। तो अगर ये डिस्टेंस था तो ये क्या है? ये स्पीड है। लेकिन इस स्पीड का ताल्लुक किसके साथ है? वेलोसिटी के साथ। कौन सी वाली? एंगुलर वेलोसिटी। उसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी, इसका नाम क्या है? लीनियर स्पीड। जी बस ये बताना चाहता हूं कि लीनियर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, या एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्पीड। इसके बारे में मैं कल के लेक्चर में बहुत सारी बात कर चुका हूं। जी पुत्र, मैं नोट तो नहीं लिखा रहा, मैं तो कहानी सुना रहा हूं, आधे घंटे से कहानी सुना रहा हूं, समझ आ गई है, काफी है, आगे चलते हैं। ठीक है, खैर मैं जो अपने काम की बात है मैं उस तरफ आता हूं, जिसमें से मैंने काम की बात निकालनी है वो क्या थी जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, एंगुलर वेलोसिटी समझ ली, एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला समझ लिया, और एंड पे बेटा जब तक मैं अगली चीज ना लिखाऊंगा वो लिखनी, तो हमेशा रोजाना पिछला रिवाइज करूंगा, रोजाना पिछला लिखेंगे, नहीं लिखना। ठीक है, हमने कल के लेक्चर में आखिरी बात क्या कही कि दिस लीनियर स्पीड इज क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। हाँ जी, मैं ये लिखना चाह रहा था, ये मेरे लास्ट लेक्चर का नोट है। क्या जनाब? सर जी ये जो क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर व्हाट? लीनियर स्पीड। व्हाट इज दिस? दिस इज एंगुलर व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। एंड दे आर आपस में क्या? दे आर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात हमारा कल के लेक्चर की आखिरी बात थी कि लीनियर कैटेगरी में से क्या उठाएं? स्पीड उठाएं। एंगुलर कैटेगरी में से क्या उठाया मैंने? वेलोसिटी उठाई है। उन दोनों को आपस में क्या क्या दिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या दिया है। इधर इस लफ्ज के साथ स्केलर या वेक्टर का कॉन्सेप्ट मौजूद है, और ये इस वक्त कौन सा है? ये स्केलर। इस लफ्ज के साथ बेशक लफ्ज वेलोसिटी लिखा था आपने, लेकिन इसके साथ स्केलर या वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये समझाना चाहता हूं।
अब हमने कहा सर समराइज कर दें तो समरी है, ये जो चीज आपने लिखी है ये एस का लफ्ज है कि A2 का है, तो इधर स्केलर या वेक्टर का वर्जन मौजूद है, तो इस वक्त कौन सी चीज डिस्कस हो रही है, तो ये स्केलर है कि वेक्टर है, हाँ ये स्केलर डिस्कस हो रहा है। ये कौन सा लफ्ज है, ये A2 का लफ्ज है, इस लफ्ज के साथ स्केलर या वेक्टर कॉन्सेप्ट है नहीं है, तो इधर मैं कुछ स्केलर वेक्टर की बात, हालांकि इसका नाम क्या वेलोसिटी, तो पहली फीलिंग ही क्या आती है बंदे को वेक्टर, लेकिन नहीं है, इधर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यू गेटिंग दिस थिंग। तो एक काम करते हैं, इधर ही जहां पे आपने आखिरी बात लिखी हुई है, आप चाहते हैं तो मैं इसको यूं करके लिख देता हूं कि सर जी दिस इज सम स्केलर क्वांटिटी एंड with this quantity there is no concept of scalar और वेक्टर। स्पीड, लीनियर स्पीड जो कि मीटर्स पर सेकंड में है, उधर तो आप क्या कर सकते हैं, उधर तो भाईजान आप ये क्या बोलते हैं स्केलर वेक्टर का वर्जन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, वहां स्केलर वेक्टर की कोई एज सच मीनिंग मैंने डेवलप नहीं करनी है। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, एनीवन। मैं इसमें अगर मैंने कभी कोई स्केलर वेक्टर इंट्रोड्यूस किया भी तो A2 के वर्जन का स्केलर वेक्टर नहीं डालूंगा मैं, है चैप्टर में स्केलर वर्जन है, स्केलर वेक्टर है, लेकिन वो किधर है, वो इस वाले स्पीड में एक प्रॉब्लम है कि लीनियर स्पीड लेनी है या लीनियर वेलोसिटी लेनी है, लीनियर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उधर चैप्टर ले जाऊंगा मैंने चैप्टर को थोड़ी देर बाद पकड़ के उधर ही ले जाना है, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी मैं क्या कराना चाहता हूं, अभी मैं इस बात को मुकम्मल करके आगे लेके जाऊंगा। अगली जो बात मैंने आपको समझानी है, यहां तक अगर कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। ये हमारे पिछले लेक्चर की एक पर्टिकुलर रिवीजन है जिसमें से कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती है जिसको बयान करने में थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता है। बहरहाल आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा, फिर एंगुलर वेलोसिटी के दो फार्मूले पढ़े, और मेरे दिमाग में ना इस एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक और फार्मूला आ रहा है, और उस फार्मूला के लिए मैं पहले क्या चाहता हूं, आज के लेक्चर का फिर मैं आगाज यूं करना चाहता हूं कि लेक्चर जो है, मुझे एक बात बताएं, आपने मुझे जितनी भी एग्जांपल्स दी थी सर्कुलर मोशन की, ठीक है, उन एग्जांपल्स में एक ही दफा सर्कल घूमता है, पंखे को जब आप घुमाते हैं तो पंखा तो सर घूमता ही रहता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की घूमने की बात करें तो एक दफा घूमने के बाद थक जाता है, नहीं यार बस बहुत हो गया, मेरे से मजीद नहीं घूमा जा रहा है। या अगर आपने अर्थ की रेवोल्यूशन की बात की है तो अर्थ क्या बस वो एक दिन बाद रोजाना रेस्ट करती है कि नहीं यार आप बस आधे घंटे का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए, वो घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं, जब तक उनके ऊपर क़यामत बर्पा नहीं होती उन्होंने क्या करना, उन्होंने घूमते रहना है, ठीक है। वो सीधा सीधा इनको एक ऑर्डर है, वो उस ऑर्डर के ताबे हैं, वो चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, ठीक है, वो उस ऑर्डर को डिसोबे ही नहीं करते, ठीक है। इसलिए अल्लाह उनके बारे में क्या कहता है, अल्लाह ताला उन तमाम चीजों के बारे में क्या कहता है, कायनात की हर शय अल्लाह ताला को सजदा करती है जी। और किसी को पता है सजदे का मीनिंग क्या है, एक उसका फिजिक्स का मीनिंग है और एक उसका स्पिरिचुअल या एक डिफरेंट लिटरल कुछ और मीनिंग है। फिजिकल मीनिंग क्या है उसका, बो डाउन करना विद ऑल योर बॉडी, ये हमारे लिए मीनिंग है, हमारे जिस्म के लिए मीनिंग है। यू नो सजदे का हमारी रूह के लिए क्या मीनिंग है, हुक्म मानना, कि जब भी कभी पता ये चल जाए कि खुदा का एक पर्टिकुलर हुक्म है तो उसके सामने भी अपने आप को सरेंडर कर देना और उसको फॉलो करते रहना। तो अल्लाह कहता है ए इंसान तू ही बस बदबख्त है, बाकी जितनी भी दुनिया में मैंने चीजें बनाई हैं हर चीज क्या करती है, हर चीज मुझे हर लम्हे सजदा करती है। वो हर लम्हे सजदा ये नहीं कि सारे के सारे खाने काबे की तरफ मुंह करते हैं और अल्लाह अकबर करके दराज हो जाते हैं, नो। वो उनका सजदा ये होता है कि अल्लाह ने जमीन का सजदा क्या है, जमीन को क्या घूमो भाई। तो किसी ने कभी आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में कभी सुना है कि नहीं सर जमीन तो बीच में रुकी थी एक दफा, है जी, उसने कहा था नहीं अल्लाह ताला को, अल्लाह से मैंने इजाजत ली, अल्लाह जी 2 मिनट का रेस्ट चाहिए, बहुत थक गई, है जी। सूरज को अल्लाह ने हुक्म दिया जी तुमने जलना है,
तो उसने कभी कहा साहब जल जल के पीला, पीले के बाद लाल, लाल के बाद काला हो गया हूं, ठीक है, तो मैंने जलना रोकना है? नहीं, जल रहा है, जली जा रहा है, जली जा रहा है, जली जा रहा है, ठीक है। हालांकि जलना एक बहुत तकलीफ दे हमारे भाई, हैं जी, आग लगी हुई है बेचारे के हाथ, धमाके हो रहे हैं, बस धमाकों पे धमाके किए जा रहे हैं। तो अल्लाह सब चीजों के बारे में क्या कहता है? क्या वो सबके सब मेरा हुक्म फॉलो करते हैं, जिस काम पे लगाया उसी काम को करते हैं, ठीक है। ए इंसान, तुझे जिस काम पे लगाया है, तू पता नहीं उस काम की तरफ क्यों नहीं आता, तू कैसे इग्नोर करता है। तो खैर बहरहाल तो सजदा करने का मीनिंग था जी। वापस आते हैं, मैं बताना चाहता था कि जब भी हम किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि सर्कुलर मोशन में होता है, तो वो एक सर्कल नहीं पूरा करता, वो हमेशा उसी सर्कुलर मोशन में रहता है। तो बार बार सर्कल पूरा करता है। ये जो बार बार वाली बात होती है, इसको क्या कहते हैं? ये कौन सी मोशन है जी? है जी, एक लफ्ज था इसके लिए, वो जो वेव्स की मोशन थी, पहली वेव, तो फिर दूसरी वेव, तो फिर तीसरी वेव, क्या होता है? बार बार जब वेव्स आती हैं, बार बार, पीरियोडिक फिनोमेना, है जी। ये जो फिनोमेना कैसे होता है? बार बार होता है, एवरी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? पीरियोडिक फिनोमेना कहते हैं। और सिर्फ उसका पीरियड नहीं होता, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। तो जो दो लफ्ज हैं, पीरियड और फ्रीक्वेंसी, आई थिंक ये वर्ड्स अगर आपने पिछले साल वेव्स के साथ जोड़े हैं, तो लेट मी टेल यू, ये दोनों वर्ड्स इस साल सर्कुलर मोशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। किसका है जी? आई थिंक सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। कि जी बार बार क्या होगा? पहला सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल, फिर सर्कल पे सर्कल पे सर्कल। उस पीरियोडिक मोशन का एक पर्टिकुलर पीरियड होगा कि जी एक दिन में चक्कर काटना है, या एक साल में चक्कर काटना है, या एक नैनो सेकंड के अंदर चक्कर पूरा करना है, ठीक है। अब उस हिसाब से फिर उसकी एक फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। आई थिंक मुझे पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलर मोशन भी डिस्कस करना है। वो कैसे डिस्कस करते हैं? एक नोट से अपने लेक्चर का आगाज करें, लेकिन सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ, मैं भी स्केलर और वेक्टर में नहीं फंसने जा रहा, मैं सभी स्केलर वेक्टर के बीच में से खुद को निकालता हूं और पहले जरा ये पीरियोडिक मोशन का फिनोमेना कवर कर लूं, फिर आता हूं उस तरफ। क्या लिखा आपने? सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अंडरलाइन द वर्ड पीरियोडिक मोशन। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? Such a motion that repeats itself every after a certain time period. देखिए जी, it's a motion that repeats itself continuously. ये लिखें जी, a motion, it is a motion, it is such a motion that repeats itself continuously. Yeah, that repeats itself every after a particular time period. After a particular period या time period एक ही बात है. Repeats itself continuously every after a particular time period. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, there is a concept of time period and frequency associated with circular motion. तो आई थिंक ये जुमला भी अगर लिखें, so there is a concept of time period and frequency associated with circular motion. अगला जुमला लिखें, so there is a concept of time period and क्या? So there is a concept of time period and frequency associated with circular motion. Time period and frequency associated with circular motion. ठीक है जी, क्या करेंगे? इधर से दो लफ्ज निकालें जनाब। कौन से लफ्ज निकालें जी? एक तरफ मैं ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखवा देता हूं विद रेफरेंस टू सर्कुलर मोशन, और दूसरी तरफ मैं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखवा देता हूं विद रेफरेंस टू सर्कुलर मोशन।
लो जी, दसो जी, व्हाट इज टाइम पीरियड? क्या कैसे डिफाइन करेंगे फिजान साहब? टाइम पीरियड डिफाइन करना है वो भाई ओ लेवल के बच्चे भी करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, देखो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन, ये लिख दीजिए, वन सर्कल लिख दीजिए या वन सर्कुलर मोशन। वन सर्कल लिखिए, वन रोटेशन लिख दीजिए, वन नहीं कॉलम्स नहीं भाई, बस इस डेफिनेशन लिखो यार, अल्लाह के बंदो, टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखो, छठी क्लास की बात है, मुकाने ली करो। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, वन रोटेशन या फिर वन रेवोल्यूशन। सर वो ये वाली रेवोल्यूशन में और वो वाली रेवोल्यूशन होती है, स्पेलिंग का कोई फर्क है? सेम स्पेलिंग, ठीक। वो रेवोल्यूशन तो जेल में है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आ जाएगी कभी ना कभी जेल से भी बाहर आएगी, ठीक है जी, जेल में, ठीक है, चलो ठीक है जी, रहें जनाब, रहें गुलामों की तरह जिंदगी गुजारें, हमें फख्र है गुलाम होने पर, ठीक। साथ साथ ये भी होना चाहिए पर जिसको फख्र नहीं है वो जेल में जाता है और फिर उसको जेल में जाने पे फख्र होता है, ठीक। टाइम रिक्वायर्ड टू क्या कंप्लीट वन, जी भाई नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्यों नहीं कह सकते? ये जो लफ्ज ऑसिलेशन है, सुनो ना यार, सुनो ना, बताओ जनाब, ये वन ऑसिलेशन क्यों नहीं कह सकते? सर वो तो वाइब्रेशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, हाँ होता वो भी पीरियोडिक है, ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन की जब बात होगी तब हम ऑसिलेशन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ये जो सर्कल है, सर्कल के लिए या तो रोटेशन का लफ्ज है या रेवोल्यूशन का लफ्ज है। साइकिल, हाँ साइकिल जनरल है, साइकिल वेव की साइकिल भी होती है, सर्कल की साइकिल भी होती है, ऑसिलेशन वाली साइकिल भी होती है, तो साइकिल का वर्ड इज अ जनरल वर्ड। लेकिन हम जब वेव्स वाले चैप्टर पढ़ सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, यहां कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, अगले ऑसिलेशन वाले चैप्टर में जाके टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। आई थिंक मुझे कहना चाहिए टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी पीरियोडिक मोशन, कोई भी पीरियोडिक फिनोमेना है, उस फिनोमेना का जो टाइम लगता है उसको कहेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। अब वो आप सर्कुलर मोशन को कहें, आप ऑसिलेटरी मोशन को कहें, आप वेव मोशन को कहें, आप जिस भी मोशन को पीरियोडिक मोशन समझते हैं, उसका जो एक साइकिल कंप्लीट होने का वक्त है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। किसी को मसला इस बात से जी? एनीवन? ओके, आगे चलेंगे। इसका अगर हम क्या बोलते हैं सिंबल की बात करें, इज इट स्मॉल टी और कैपिटल टी? वैसे तो टाइम का सिंबल स्मॉल टी होता है, लेकिन एक बड़ा स्पेशल किस्म का टाइम है, इस स्पेशल टाइम को हम क्या कहते हैं? कैपिटल टी का सिंबल देते हैं। कैपिटल टी का सिंबल हम टेम्परेचर को भी दिया करते थे। किसको देते थे? टेम्परेचर को भी ये सिंबल दिया जाता था। खैर बहरहाल इसकी जहां तक ऐसा यूनिट का ताल्लुक है, प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट? दैट इज दैट इज क्या जी? फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं, सेकंड। आगे चलें जी, फ्रीक्वेंसी की तरफ आए यार। ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हम बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं सर? दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब कैसे उल्टे हैं? उधर हम कहते हैं एक सर्कल को कंप्लीट होने में वक्त कितना लगता है, मतलब एक सर्कल को कंप्लीट होने में सेकंड्स कितने लगते हैं। इधर हम क्या कहते हैं? एक सेकंड में कितने सर्कल्स कंप्लीट होते हैं। तो बातें चूंकि एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी हैं, तो क्या होगा, वो एक फार्मूला भी है रेसिप्रोकल वाला, F = 1/। खैर बहरहाल लिखिए जी, इट इज द नंबर ऑफ circles, number of circles या rotations या revolutions completed in 1 second. It is the number of circles, rotations या फिर क्या revolutions completed in what? Completed in 1 second. Completed in 1 second. ठीक है जी। Number of circles covered in 1 second. ओके, इसका जो सिंबल है वो क्या है भाई? हाँ जी,
स्मॉल f लिखें। इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है? जो इसकी जो यूनिट है वो क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है, अगर हम कहें यार ये हर्ट्ज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज 1 हर्ट्ज? इट मींस 1 क्या? 1/सेकंड तो उसकी ठीक है, ठीक है, काम करें, पहले इसका फॉर्मूला लिखें यार। इन दोनों का आपस में कनेक्टिंग फार्मूला क्या है? एक और जुमला लिखें, एंड पे दोनों के साथ बराबर करके लिखें। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये लिखें, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल के साथ एक लफ्ज लिख दीजिए, इनवर्स। रेसिप्रोकल तो प्योर मैथमेटिकल वर्ड है, और जहां तक इसका अगर आप ये कहते हैं सर जी फिजिक्स का वर्ड क्या है, तो फिजिक्स में उल्टे को क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। मैं सीधा सीधा इनवर्स कहूंगा। फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। अगर वो एक दूसरे का इनवर्स हैं तो उनका फॉर्मूला क्या बना? सर जी उनका फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू क्या? 1/T। F इज इक्वल टू क्या जी? 1/T। अब अगर F इज इक्वल टू 1/T है, तो अगर आप F की यूनिट देखें वो क्या है? SI यूनिट इज हर्ट्ज। अगर आप इसकी बेस यूनिट निकालें तो वो क्या निकलेगी? 1/सेकंड। 1/सेकंड को क्या करें? 1/s, मतलब s की पावर -1। s की पावर -1। किसको मसला इस बात से? ठीक है जी। तो 1 हर्ट्ज का मतलब होगा 1 साइकिल इन 1 सेकेंड। 10 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा? 10 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। 1000 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा? 1000 साइकिल्स इन व्हाट? 1 सेकेंड। तो आई थिंक एक जुमला लिखिए, व्हाट इज मेंट बाय, इसके नीचे जाएं, लिखें व्हाट इज मेंट बाय 1 हर्ट्ज। वन हर्ट्ज का मतलब है 1 क्या? चूंकि सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा जी 1 सर्कल इन व्हाट, बल्कि मैं इसको ऐसे देता हूं 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर मैं कहूं जी 10 हर्ट्ज का मतलब बताएं, तो 10 क्या? 10 रोटेशंस पर सेकेंड। अगर मैं कहूं मुझे 100 हर्ट्ज का मतलब बताएं, तो 100 क्या? 100 सर्कल्स कंप्लीटेड इन 100 सर्कल्स इन 1 सेकेंड। खैर जो भी है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, क्या फीलिंग आ रही है? उतने ज्यादा सर्कल्स ट्रेवल होते हैं इन क्या? इन 1 सेकेंड। उतनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होती है। इसको मसला इस बात, क्या बोला मैंने? जितने ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी, मतलब सर्कुलर मोशन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। कौन सी वाली? सर वो लीनियर वाली स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी, एंगल वाली स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। तो एंगुलर स्पीड नहीं होती, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो भी क्या होगी? वो भी ज्यादा होगी। खैर बहरहाल यार मैं काम करता हूं, अगर मेरे मुंह से एंगुलर स्पीड निकले तो किसी को मसला है? स्केलर वेक्टर तो है ही कोई नहीं, तो जब वो स्केलर वेक्टर का मसला ही कोई नहीं है तो एंगुलर जो भी कह रहे हैं, एंगुलर स्पीड कहें, एंगुलर वेलोसिटी कहें, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। खैर मैं इस वक्त इस टॉपिक पर तो मजीद बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। बहरहाल मुझे आपको क्या लिखवाना है? अगला एक नोट लिखें जी। नोट क्या है जी? ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा? ग्रेटर द स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, ग्रेटर द स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन। तभी इतने ज्यादा सर्कल्स कंप्लीट होंगे ना कि उसकी सर्कल की स्पीड ज्यादा होगी। तो हमने कहा ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर द स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, hence greater the angular velocity, hence greater the angular velocity. मुझे बताएं what is the relationship between frequency and angular velocity? तो सवाल लिखें, what is the relationship between the frequency and angular velocity? What is the relationship between
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्या जनाब, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जी तो भाई बताना पसंद करेंगे जी, क्या रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। लिखिए जी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, frequency is directly proportional to angular velocity. Frequency is directly proportional to angular velocity. तो लो जी, मैंने इस ओमेगा का एक नया फार्मूला निकालने की कोशिश करनी है, और मैंने अभी आपको क्या बोला है, मैंने अभी आपको ये बोला है ये वाला हमारा कल तक का लेक्चर था, बल्कि इसको भी मिटा। जी तो भाई क्या कह रहा हूं मैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। प्लीज बताइए, फ्रीक्वेंसी का सिंबल इज एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल इज, इसका सिंबल क्या है जी, ओमेगा। अब मैं इसको f इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा कहूं या ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू f कहूं, तो किसी को मसला है। आई थिंक मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है, ओमेगा की निकालनी है ना, तो मुझे उसको सब्जेक्ट बनाना चाहिए ना। तो अगर मैं उसको सब्जेक्ट बनाऊं, आप बेशक दोबारा लिख दीजिएगा, मैं यूं लिख देता हूं। हेलो जी, किसी को मसला है जी।